ओके, तो यहां तक हम अपना कर चुके तीन बॉडीज के तौर पे, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। नहीं, we didn't come here. हमने ये कर तो लिया था ये वाला पूरा पार्ट। Uh, mm, ये कलर, बॉडी पार्ट्स में अल्फाबेट्स, ये सब तो हम कर चुके हैं ना। हाँ, वो अल्फाबेट्स का, हाँ ये किया। done. That is done. हमने ये ईड़ा पिंगला सुषमा भी कर लिया था, इनके सारे 532 बीज मंत्रास जी। वो भी कर लिया था। Yes, yes, yes. बीज मंत्र और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये वाला पार्ट भी पूरा कर लिया था। Continuation of the mantra. तंत्र मंत्र यंत्र, ये वाला पूरा डेफिनेशन हमारा कैसे चला था, नेत्र से इसका ओरिजिनेशन था, ये सब तो कर चुके हैं ना। Yeah, next. Yeah. प्रश्नोपनिषद वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद किया ब्रह्मा जी। विष्णु लक्ष्मी इन सब के वो, सो ये वाला पार्ट हमारा सारा बहुत, वो प्रश्नोपनिषद में अभी भी वो आप Yeah, 9 का right. बता रहे थे डे बिफोर यस्टरडे। 9 उसमें जो 9 प्रकाश एक को इन्वोक करना है, तो वो 9 में से मुझे 6 मिले। आपने ब्रह्मा विष्णु, आई मीन ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी विष्णु और दुर्गा शिव का, तो वो तो 6 हो गया। तो दूसरे 3 कहाँ से है उसमें से? महालक्ष्मी। उस See, आपने दुर्गा कहा सप्तशती कहती है कि महालक्ष्मी इसने क्रिएट करे 2 वर्टिकल, महालक्ष्मी को रजोगुणी बोला गया, ओके और महालक्ष्मी से महासरस्वती और महाकाली या महासती, ये 2 जी। उसके वो थे, महाकाली या महासती, क्योंकि काली ओके। नाम जो है ये बाद में पड़ा है। ये दुर्गा सप्तशती के 5th चैप्टर के अंदर आया कि वो देवी नहा रही हैं और देवता उनकी उपासना कर रहे हैं, तो वो बाहर निकल के आती हैं कि भाई ये देवता किसकी उपासना कर रहे हैं, तो उनके शरीर से कौशिकी प्रकट हुई। टर्म कौशिकी लिखा हुआ है, अपने मिश्रा जी जो हैं वो कौशिक गोत्र के ही हैं, तो वो कौशिकी प्रकट हुई वहां पे। वो कौशिकी एक्चुअली लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा गलत था, ये इस तरह से लिखा जाएगा कौशिकी। तो जब हम कौशिकी बोलते हैं मतलब उनके कोश की देवी, देवी के शरीर के अंदर भी जो कोश था, ये कौशिकी का जो अपभ्रंश है ये काली बना है। कौशिकी काले रंग की कही गई, इसका ये अपभ्रंश था। देवी जो है उनका जो स्वरूप था वो सती का स्वरूप था, उनका जो नाम था। तो अब किसी ने क्या करा कि वही सती ने आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह करने के बाद जो है उन्होंने पर्वतेश्वर के यहाँ दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लिया। अगर वो जन्म ले रहे हैं तो फिर वो डिवाइन और इटर्नल कहाँ से हो गए? तो किसी ने हमारी थ्योरी को ही करप्ट कर दिया। हमने इसलिए बोला, नाम मैंने लिखा सती पार्वती शक्ति, ओके सती पार्वती शक्ति, ये नाम हो गया। ओके। तो वो 3 और बाकी तो 6 थे ही, तो राइट? महाकाली, ऐसे नहीं। महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 के तौर पे हमारा ये मेन स्ट्रक्चर था। ओके। इस और बेसिस दूसरे पर ही हर एक के 2-2 जोड़े इन्होंने उत्पन्न करे। महालक्ष्मी ने उत्पन्न करे ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, महाकाली ने उत्पन्न करा सरस्वती जी और विष्णु जी, और can you महासरस्वती ने काली और ये मतलब काली आई या सी, सती तो और विष्णु, इनको उत्पन्न करा। फिर इनके कपल फॉर्म हुए। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये सतोगुण था, ये रजोगुण था और ये तमोगुण था। समझ गए। ओके, वो मुझे खाली वो नंबर का ही वो था। तो आपने महालक्ष्मी, महासरस्वती और ठीक महाकाली है, का अब इसमें जो उसका ले लिया डिस्टॉर्शन है। ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं उस पार्ट पे एक पार्ट रख दूं सामने, जी। ताकि जो डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि पूरा प्रोसेस जो है उसमें सबसे मेजर जो हम चेंजेस देख रहे हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, वो ये है
किसी ने इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया, इन द सेंस ये सतोगुणी है, ये श्रेष्ठ है, ये रजोगुणी है और ये तमोगुणी है। ये तमोगुणी जो है ये सबसे बेकार क्वालिटी है। तो जब मैंने ऐसा नहीं पढ़ा तो होता। तमोगुणी शिव का डिस्क्रिप्शन है और तमोगुणी सरस्वती का डिस्क्रिप्शन है। मीन तमोगुणी शिव और सरस्वती। हाँ, ओके। सतोगुणी विष्णु और पार्वती। पार्वती मतलब सती के तौर पे लिखा हुआ है वहां पे। हम्म। तो अब इसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक्चुअली एक बड़ा मीनिंगफुल सा पार्ट समझ में आया कि देवर 3 लेडीज विद 6 टोटल चिल्ड्रन। ये जो डोमेन थी ये निर्गुण ब्रह्म की थी। दे वर नॉट डूइंग द क्रिएशन। जो सगुण ब्रह्म था जिसका डिस्क्रिप्शन था वो तब था जब ये जो 3 देवियों के जो 6 बच्चे थे वो 6 बच्चों के कपल फॉर्म में शादी हो गई और सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये निर्गुण और सगुण वाला जो डिफरेंस था उसमें निर्गुण ईश्वर में भी महालक्ष्मी महासरस्वती और ये 9 जने थे और सगुण में भी ये थे, सिर्फ इनकी फंक्शनिंग में चेंज आ गया। ये हमारा पार्ट था जो यहाँ पर मुझे हाईलाइट करना था। ओके, थैंक यू। सतोगुणी पार्वती और विष्णु, विष्णु हो गए, और रजोगुणी ब्रह्मा और लक्ष्मी, ओके तमोगुणी लिख लिया। शिव और सरस्वती। ठीक है, And अब देखिए तमोगुणी Shiv, शिव और सरस्वती कह के शिव जी के गले में सांप और वो सब उनका ऊल जलूल सा वेश बना दिया। और सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पुत्री थी और उनकी शादी वगैरह जो है ऑल दैट नॉनसेंस केम इनटू आवर एपिक्स विच हैड मतलब वो थॉट्स भी कहाँ से आए, वो मुझे उसके कोई ढंग का सोर्स कोड नहीं मिला कि ब्रह्मा को पतित करके नीचे डाल दिया। अब जब मैंने ये एपिक पढ़ा, क्या नाम था इसका, देवी पुराण, देवी भागवत जो है, जब देवी भागवत पढ़ा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन आया ब्रह्मा जी ने मृत्यु को क्रिएट करा। मैंने जब अपने टेक्स्ट में काम कर रहा था तो मैंने गायत्री मंत्र जो था पहले तो उसको आइडेंटिफाई करा था गायत्री से, फिर मैंने पूरे प्रोसेस को कनेक्ट करा था महामृत्युंजय से। जब मैंने महामृत्युंजय को देखा तो उस टाइम पर मुझे स्कैन करने पर पता चला कि महामृत्युंजय जो है वो शिव नहीं है, महामृत्युंजय ब्रह्मा है। जब ये वाला पॉइंट मुझे मिला तो मैं खुद ही चौंक गया कि ऐसे कैसा पॉसिबल है ये वो। बट मैंने कहा गायत्री के और महामृत्युंजय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। जब वो एपिक पढ़ा देवी भागवत पुराण, वहां पर जो है ब्रह्मा जी मृत्यु को उत्पन्न करा उन्होंने। ब्रह्मा जी वहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं जितनी भी सृष्टि रचना करता जा रहा हूं वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है टू एन एक्सटेंट कि पूरे ब्रह्मांड में उसका वजन बढ़ गया और पूरा ब्रह्मांड जो है वो कोलैप्स कर जाता है। ही सेड कि मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे ये वो हो जाए, सस्टेन कर जाए। तो उन्होंने मृत्यु को उत्पन्न करा। तो मृत्यु ने बोला कि मेरे को जो है आपने उत्पन्न कर दिया, इतना खराब काम दे दिया हर एक को मारने का। नहीं, बोले तुम्हारा काम मारना नहीं है, तुम्हारा काम बैलेंस है। तो जब वो उन्होंने ये टर्म यूज करा तो मुझे समझ में आया कि मृत्यु का जो महामृत्युंजय टर्म आई वो इसलिए आई क्योंकि वो मृत्यु के क्रिएटर थे एंड ही क्रिएटेड दैट बैलेंस। वो क्रिएटर भी थे और वो डिस्ट्रॉयर भी थे, वो डुअल रोल था उनका ब्रह्मा जी का। उत्पन्न भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो किसी ने हमारे पूरे टेक्स्ट में से ब्रह्मा जी को ही बाहर निकाल दिया, पूरा सिस्टम शैव और वैष्णव हो गया। तो देर आई रियलाइज कि हमारे यहाँ जो और ये सब करा भी क्यों गया, ध्यान से देखिए। जितने भी हमारे ऋषि थे, सारे ऋषि के पिता कौन है? ब्रह्मा। कोई भी एक ऋषि ऐसा नहीं है जो शिव जी और इन्होंने पैदा करा हो, विष्णु जी ने। सारे ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। 10 के करीब के ऋषियों का मानस पुत्र के तौर पर डिस्क्रिप्शन है। इसमें से नारद मिसिंग है। नारद उनकी जो संतान है, कैसे हैं क्या है, उसके मेरे को पुराण में भागवत पुराण के अंदर कोई बहुत ऑथेंटिक वो नहीं उसका तौर मिला था। बट ये क्या उनके 10 ऋषि जो थे वो उनकी संतान थी।
ये 10 ऋषि में से कुछ जो है वो प्रजापति बन गए। तो मैंने टर्म उठाकर देखना शुरू करा कि भाई ये प्रजापति क्यों है टर्म। तो प्रजापति नहीं था वो टर्म। मैंने जब उसको रिसर्च करा तो मेरे हिसाब से जो टर्म निकली वो प्रज्ञापति थी। तो हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया में किसी ने प्रज्ञापति प्रक्रिया को अलग कर दिया और उसको प्रजापति बना के वो प्रजापति शेड्यूल कास्ट को कहना शुरू कर दिया कि वो प्रजापति के तौर पर हो गया, जबकि वो ब्रह्मा का डोमेन था। विश्वकर्मा टर्म थी, उसको भी उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट ओबीसी बना दिया। दैट्स हाउ द थिंग्स गॉट करप्टेड इन द प्रोसेस। अब ये कैसे मैं कह रहा हूं, इसका मेरा बेसिस क्या है। हमारे यहाँ एक कश्यप ऋषि है। आप कश्यप ऋषि का ओरिजिन देखेंगे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी संतानें। अब कश्यप ऋषि की संतानें कौन कौन है? आप किसी को एक रैंडम डाइटी का नाम लीजिए जो आपका मन करे। विष्णु जी का नाम बोलेंगे आप? जी जरूर से। विष्णु जी जो है वो कश्यप ऋषि की संतान है एज पर दैट एपिक। 12 आदित्यों का डिस्क्रिप्शन है। 12 आदित्य में एक आदित्य विष्णु है। 12 आदित्य कश्यप ऋषि की संतान है। शिव जी का नाम बोलेंगे, रुद्र का नाम बोलेंगे, एकादश रुद्र जो है वो कश्यप ऋषि की संतान है। आप गूगल करिए कश्यप ऋषि की संतानों का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, यू विल बी सरप्राइज हाउ इट इज पॉसिबल कि हमारे स्ट्रक्चर में इतनी बड़ी एम्बिग्यूटी है। देयर आई रियलाइज जो प्रजापति टर्म है वो प्रज्ञापति है। मुझे मेरी प्रज्ञा से शिव का कनेक्शन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पता चला, ये मेरी प्रज्ञा बुद्धि है, इसका प्रजापति से वो नहीं है। आप दोनों टर्म की एनर्जी भी स्कैन करेंगे तो आपको वही चीज निकल कर आएगी कि अच्छा ये किसी ने वो साइंटिफिक रिसर्च करी, गरुड़ का, नाग का, कीड़े मकोड़ों का, सबके ओरिजिन में कश्यप ऋषि हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना गोत्र नहीं पता है तो वो अपना गोत्र कश्यप डिफाइन कर ले। कश्यप बता देते हैं, राइट। तो कश्यप ऋषि ने साइंटिफिकली एक ऐसा मॉडल बनाया जिस मॉडल में उन्होंने पूरे यूनिवर्स में सारी क्रिएशंस का एक स्ट्रक्चर साइंटिफिकली चेक करा। ये कश्यप ऋषि का वो था। और हमें मैंने कहा अगर भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव हैं और पैदा करा है कश्यप ऋषि ने, तो ये कोरिलेशन कैसे है? कोरिलेट ही नहीं हो रहा था पूरा टेक्स्ट। सडनली आई रियलाइज पैदा किसी ने भी करा हो, जिसने उसको एक्नॉलेज करा उस पैदा करने वाले को, वहां से ये पूरा प्रोसेस आया। एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर अस। गरुड़ विष्णु ये रिलेशनशिप को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई करा? कश्यप ऋषि ने। तो कश्यप ऋषि ने उस स्ट्रक्चर की स्टैब्लिशमेंट करी। हमारे यहाँ ऋषि पद्धति के तौर पे हम आज अपना गोत्र बोल रहे हैं। हमें 5 जनरेशन पहले अपने फोर फादर्स का नाम नहीं पता, बट हमें गोत्र का नाम पता है, गोत्र कौन से ऋषि का है वो पता है। विच मीन्स किसी ने हमारे सोशल रिचुअल्स में ऋषि का नाम डालना इसलिए अनिवार्य कर दिया सो दैट जब भी हम कॉन्शियसली, हमारी प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो, हम इस बात को पढ़ना शुरू करें कि वो ऋषि कौन था जिसके जिसके यहाँ हम उस लीनियज को आज भी फॉलो कर रहे हैं। उस ऋषि ने क्या रिसर्च करी थी, उस रिसर्च की क्या वैल्यू थी, हमें वो नहीं बताया गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? ये हमारी स्ट्रक्चरल एम्बिगिटीज थी। एज अ रिजल्ट वी वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हमारा ऋषि टेक्नोलॉजी थी क्या, ऋषि तंत्र क्या था। मतलब मैं कुछ आया था, मैं उसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा पर्टेनिंग टू ऋषि टेक्नोलॉजी। वो पूरा पार्ट मैंने एक दिन डाला था। एक दिन मैंने बहुत सारे मैसेजेस डाले थे कि मैं कभी भी अगर ऐसा हो कि मैं भूल जाऊं कि मेरा जो ये पूरा पीपीटी और फ्रेमवर्क जो है, तो मैं वो मैसेजेस उठाना शुरू करूंगा, एक एक मैसेज में क्या क्या डिफरेंस है दैट आई विल हाईलाइट। सो दैट्स हाउ इट वाज। तो मेरे प्रोसेस में मैंने नॉलेज को डिफाइन करा था। आई थिंक ये वाला पार्ट तो मैं कर भी चुका था। 5 एलिमेंट्स टू साउंड, ये देखा था, ये याद है आपको? 5 एलिमेंट्स टू साउंड, साउंड से बने वर्ण, वर्ण से बने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट से बने वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग से बने सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ,
पैराग्राफ से चैप्टर, चैप्टर से बुक, मल्टीपल बुक्स होती हैं एक सब्जेक्ट की, मल्टीपल सब्जेक्ट से मिलकर बनती है लाइफ। लाइफ जो है वो 5 एलिमेंट्स में डेसिपेट होती है। 5 एलिमेंट से बनता है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से इंटर सिस्टम, इंटर सिस्टम से बॉडी, बॉडी से फैमिली, फैमिली सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, मल्टीपल नेशन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, अर्थ से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से गैलेक्सी, गैलेक्सी से मिल्की वे, मिल्की वे से यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स अपने आप को वापस डेसिपेट कर दिए 5 एलिमेंट्स में। दुनिया का सारा सब्जेक्ट इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर कर दिया, सो दैट मुझे अगर बच्चों को कोई चीज पढ़ानी हो तो मैं उनको बता सकूं बेटा ये कैसे चल रहा है। भाषा की डोमेन से मैं पूरे नॉलेज स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अगर मैं उनको बोलूंगा कि नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट, जितनी एक्वायर करो उतनी कम है, तो वो एक अनजस्टिफाइड पार्ट होगा। नॉलेज इज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड योर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड। Approach to acquire knowledge, there are only 4 things which are there in the प्रकट form। तो उन्होंने अप्रकट और प्रकट का एक रिलेशनशिप दिया है विच इज देयर इन दी महर्षि कणाद थ्योरी ऑफ पार्टिकल साइंस। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी अप्रकट है, अननोन डोमेन में है, दैट वी डोंट नो, बट जब भी कभी वो प्रकट अवस्था में आएगा उसमें 4 चीजें में ही जा सकता है वो, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन एंड रिलेशनशिप। इसको कहते हैं द्रव्य, इसको कहते हैं गुण, इसको कहते हैं कर्म, और इसको कहते हैं संबंध। इसकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस इसकी यह है कि द्रव्य जो है वो होता है नाउन, प्रोनाउन, गुण होता है एडजेक्टिव, कर्म होता है एक्शन में वर्ब, एडवर्ब, रिलेशनशिप में आता है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और नाउन का एक स्पेशल केस है इंटरजेक्शन भी है। सो मेरे जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक्चुअली इन 4 से निकली है बाहर। अगर मैं कभी भी अपनी ग्रामर को क्वेश्चन करूंगा तो ग्रामर में मेरे को 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच का भी ओरिजिन जो है ये ओपार है, जो कि द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध के आधार पर है। संबंध 3 प्रकार के होते हैं, कॉमनैलिटी, स्पेशलिटी, कॉज एंड इफेक्ट। एक्शन 5 प्रकार के होते हैं, फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, लंबा होना, छोटा होना, नहीं क्या था, ऊपर उठना, नीचे आना 2, फैलना, सिकुड़ना 4, और हर प्रकार की क्रिया, ये 5 प्रकार के एक्शंस होते हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो टोटल 24 प्रॉपर्टीज है। ऑब्जेक्ट जो है वो 9 पार्ट्स में है, मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, विच इज द बेसिस ऑफ 3 बॉडीज, ग्रॉस, सटल एंड कॉजल। सो दिस वाज द पार्ट जो कि हमने जब बच्चों के लिए काम कर रहे थे तो उस पे करा था। फिर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हो गया। The most important point which I was interested to address was, ये हम कर चुके। एक मैंने ये वाला पॉइंट बोला था, सुषुम्ना नाड़ी जो है इन 4 अल्फाबेट से कनेक्टेड है। अगर किसी का भी सुषुम्ना अवेकनिंग करना है तो हमारे को इस एस्पेक्ट को देखना चाहिए। सो ये वाला स्लाइड है ये आपके पास में। तो ये इसका 4 एक अल्फाबेट जो वीडियो भी भी लिखना देखिए। शुरू कर देता है इमीडिएटली उसका सुषुम्ना अवेकनिंग शुरू हो जाता है। इसी पार्ट को मैंने श्रीम के आधार पे और ये मात्राओं का प्रयोग से मैंने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों को अलग अलग करके वो 532 बीज मंत्र बनाए थे। उन 532 बीज मंत्र को यूज करने से फिनोमिनल हमारा एनर्जी बॉडी में एक्सपेंशन होता है। अब आते हैं जो मेरा, और ये मैंने वो पूरा स्ट्रक्चर, अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर कराया था, ये तो मैं करवा ही चुका हूँ। हमारे जो कलर्स का भी वो भी मैंने पूरा करवा दिया था कि हमारे 9 डायरेक्शन, 9 कलर्स, 9 वास्तु, वो अपना ऑब्जेक्ट्स, 9 चक्रास, ये सारा कुछ हो चुका है हमारा। ऑरा कलर्स वाला पार्ट हो चुका। इसमें प्रैक्टिकल हीलिंग की क्लास जो है वो डॉक्टर आरती ने लेनी है, अभी वो कर लेंगे प्लान वन शी इज बैक। तो
अदरवाइज मैं वो बोल दूंगा जम्मू से भी वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक पार्ट बोला था कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो हमारी सुनने की इच्छा नहीं है। हम बोलते हैं लेकिन हमारी सुनने की इच्छा नहीं है। तो जब हम श्रीम लिखना शुरू करते हैं तो द फर्स्ट थिंग विच गेट्स ट्रिगर्ड इज सुनने की इच्छा। और यहाँ पर मैं आपको जब बीज मंत्र लिखने के लिए बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को सुनो। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर की आवाज सुनिए, वो आपको कब किस स्थिति में क्या बता रही है। आपकी इच्छा नहीं जागृत हो रही है, इसलिए वो बीज मंत्र लिखने के लिए मैंने बोला है। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ लिसनिंग है। सुनने की इच्छा, सुनना मतलब एक्टिव लिसनिंग, सुनकर ग्रहण करना मतलब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंगफुल पार्ट व्हाट यू आर लिसनिंग, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करके जो है उसको डे टू डे एक्टिविटी में यूज करना, फिर उसके मीनिंगफुल पार्ट को समझना, एंड दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर गोज ऑन। ये हमारा प्राण का था, ये अभी रेलिवेंट नहीं है। इम्यूनिटी वाला ये भी अभी रेलिवेंट नहीं है। 3 in 1 ये हमारा हो चुका, सोल सीट हो चुका, एंड 3 शरीर हो गए, ये वाला पार्ट हो चुका। 3 शरीर वाला पार्ट हो चुका ना हमारा, कोई इसमें डाउट तो नहीं है? और नहीं हुआ तो मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। कॉजल वही ना, हाँ। मतलब कारण शरीर, सूक्ष्म, ग्रॉस, सटल और कॉजल, तीनों के 5-5 एलिमेंट, और हर एलिमेंट से टोटल कितने वो, मैं एक दफे बोल देता हूँ ताकि, एक सेकेंड। देखिए मेरा जो कारण शरीर है, कारण शरीर में 5 एलिमेंट है: स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। इसमें मन में 4 प्रॉपर्टीज है: लाइकिंग, डिसलाइकिंग, सुख दुख, विभाग और संस्कार। जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, मतलब मेरा एक माइंड का एबिलिटी है कि मैं उसका बहुत जल्दी डिपार्टमेंट बना देता हूँ। जैसे मुझे मीठा पसंद है तो हर मीठी चीज अच्छी होती है, ये मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। मैं किसी भी चीज के लिए बोलूं कि ये तो सारे ही खराब होते हैं, जैसे नॉर्मल सा होता है यहाँ पर, मैं तो मेरठ में हूँ तो अरे मुसलमान सारे खराब होते हैं। एक दिन रात को मेरी गाड़ी खराब हुई, सुनसान एरिया था, मैं और आरती अकेले थे। उस टाइम पर एक मुस्लिम आया, उसने मेरी गाड़ी रिपेयर करने में हेल्प हेल्प करी, कोई पैसे नहीं लिए। तो मैं अपना गाड़ी लेके जब वहां से वापस घर आया तो मैंने कहा नहीं यार, सारे मुस्लिम खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। सो ये कंडीशनिंग हो गई। ये भी मेरी मन की एबिलिटी है, संस्कार करना। तो जब मैं मेरे मन को ध्यान करता हूं तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: सुख दुख, विभाग और संस्कार। हम हर हर चीज में ऑटोमेटिकली जरा सा भी काम करते हैं, तुरंत उसका स्ट्रक्चरिंग कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के भी 2 ही बेसिस होते हैं: सुख और दुख। अगर मैं इन 4 प्रॉपर्टीज को लिखूं कि मेरा लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिपार्टमेंट और संस्कार, अगर मैं इन 4 प्रॉपर्टीज को एड्रेस कर रहा हूं और मैं इसमें क्यों लगा दूं, सिर्फ इसके अंदर क्यों लगा दूं, तो ये पूरा मेरा मॉडल जो है वो चेंज हो जाता है। मुझे कोई चीज क्यों अच्छी लगती है, मुझे कोई चीज क्यों बुरी लगती है, मैं किसी भी चीज को क्यों डिपार्टमेंटाइज कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं ना एकदम से बोल देते हैं, एंड पीपल कॉल देम, दे आर वेरी जजमेंटल। वो जजमेंटल जो है वो टर्म जजमेंट देने के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट करने के लिए है। फटाफट 1 सेकंड में वो डिपार्टमेंट बना देते हैं। उसका अगर मैं कॉजल बॉडी को एड्रेस करना शुरू करूं तो मुझे पता चलेगा क्यों। और जैसे ही मैं उस क्यों को इंप्लीमेंट करूंगा, मैं अपने हर थॉट, हर एक्टिविटी को जो है फिल्टर आउट कर सकता हूं, विच इज वॉट द मॉडल इज ऑल अबाउट। अंडरस्टैंडिंग दीज 4 पार्ट्स ऑफ मन। जब आप मन को समझते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट डोमेन एमर्ज होती है वो आत्मा होती है। क्योंकि मन में जब इच्छा होती है तभी उसके बाद कार्य होता है। तो वो जो कार्य वाली डोमेन है वो बुद्धि, मतलब जो आत्मा जो है उसकी 6 प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है आत्मा का बुद्धि। अब बुद्धि कैसे मानते हैं हम? बुद्धि का मतलब होता है डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। आप किसी भी सिचुएशन को किसी दूसरी सिचुएशन से डिस्टिंग्विश कर सकें, उसके डिस्टिंक्शन को पहचान सकें, यही बुद्धि की पहचान है। मैं करता क्या हूं, मैं एक दिन, मैं अपने आप को एक दिन रिकॉल कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है। हम्म। हम लोग वो मेडिटेशन वाले डोमेन में नए नए आए थे। मेरे मेरे को जिन्होंने पढ़ाया था वो सिगरेट बहुत पीते थे, वो आईआईटी
के पास आउट थे, तो वो सिगरेट पीते थे। तो मैं हम्म, उनसे कोई चीज पूछता था तो वो मुझे वॉक पे ले जाते थे, और वॉक पे ले जाकर जो है वो वॉक चलती रहती थी, और फिर वो आमने सामने खड़े होकर डिस्कस करते थे, फिर वो सिगरेट जलाते थे। एंड वो मतलब सिगरेट जलाने का उनका जो वो था, मतलब ये कि अब मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूँ। सो वॉक खत्म हो गई, सिगरेट पी, अब चलो घर चलते हैं, ये उनका स्टाइल था। जब मैंने पहली बार किसी को समझाने के तौर पे वो करा, तो मैं उसके साथ वॉक कर रहा था, मैं उसके साथ बात कर रहा था, फिर मैंने सिगरेट जलाई, सिगरेट पी, और उसको बोला आई बात समझ में? उसने कहा नहीं। द मोमेंट उसने नहीं कहा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे दिमाग में एक माइंड मॉडल बना हुआ था कि पढ़ाने बताने समझाने का तरीका ऐसे होता है। और फिर मैंने रियलाइज करा कि मैं मेरी लाइफ में किसी को भी कभी भी मॉडल के तौर पे बनाता हूँ और उसी की तरह एक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैंने मेरे गुरुजी को देखा, उनके स्टाइल को कॉपी करा, और मैंने उसको जो है कॉपी करके वो बोलना शुरू कर दिया, बट इट डिडंट वर्क। बिकॉज उसमें सबसे बड़ा जो गैप था वो ये था, आई वॉज नॉट एबल टू डू डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। मेरे गुरुजी पढ़ते थे पहले और फिर बोलते थे, मैं बिना पढ़े बोलना शुरू हो गया, एंड विच इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग। तो वो डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश इज द एबिलिटी ऑफ माई सोल, and it cannot be compared with anyone else, neither bird, animal, human beings। वो दो जनों की कंपेरेबल नहीं हो सकती, वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। हर एक की फर्क होगी, हर सब्जेक्ट की फर्क होगी। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का समझने का पार्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा है, किससे किसके बारे में पता चलता है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मा को जानते हो, इसका मतलब ये है जब जब ये लक्षण प्रकट होते हैं, इसका मतलब उसकी एक यूनिक आत्मा है। तो आत्मा जैसा एट्रीब्यूट पता चला कि कुछ और भी है। सो हम ग्रॉस बॉडी जान गए, सटल बॉडी जान गए, फिर कॉजल बॉडी को भी देखने लगे, तो हमें पता चला कि एक पार्ट जो है उसको हम मैनिपुलेट करने के लिए उसके लिए फ्री है, एक पार्ट जो है उसके लिए फ्री नहीं है। वहां पर हमारे को नहीं पता, हम बहुत खराब काम कर रहे हैं और हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत पनिशमेंट मिल रहा है। इसका मतलब कोई कंट्रोलर है जो उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा है। तो प्रोग्राम कंट्रोलर है, इसको आइडेंटिफाई करने के तौर पे जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करी गई, दोज वर 6 प्रॉपर्टीज। पहली थी बुद्धि, दूसरी थी धर्म, धर्म इज राइटफुल एक्शनेबल। थर्ड था अधर्म, राइटफुल नॉन एक्शनेबल। दोनों का आइडेंटिफिकेशन और अप्रोच बिल्कुल फर्क होता है, और ये हर व्यक्ति का फर्क होता है। सो इट इज ए फिलोसफिकल पॉइंट कि आप किस चीज को राइटफुल एक्शनेबल मानते हो। मैं एक दफा एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि भैया मेरी तो बड़ा कमेला है, एंड वो जो काउ बुचरिंग सेक्शन है, एंड ही वॉज अ पंजाबी गाय, और बोला कि मैं तो वो काउ बुचरिंग करता हूँ। तो एंड ही वॉज वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। अच्छा, करोड़ों रुपए का काम था। तो मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगता कि ये काम करने से? बोले भैया आपको नहीं पता, हमारी तो प्योर देसी गाय कोई बची ही नहीं, जो भी कुछ है वो जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजन है, वो गाय थोड़ी होती है, उनको काटने से थोड़ी पाप लगता है। देन आई रियलाइज्ड एवरीबody हैज इट्स ओन सेट ऑफ philosophy justifications, right? for actionable areas and non actionable areas। But तो but why is सबका, adharm rightful and unactionable? सॉरी, Why is adharma rightful and unactionable? बड़ा It सिंपल है। shouldn't adharm be unrightful and actionable? अच्छा, तो इसको ना ऐसे देखिए, हमारा जो, इसको बुद्धि को ना इस तरह से रखिए एक बकेट के अंदर। Hmm. इस बकेट के Buddhi साथ, bucket. इसके साथ 4 पार्ट लगा दीजिए। एक हो गया सुख, एक हो गया दुख, एक हो गया धर्म, और एक हो गया अधर्म। जो व्यक्ति इन 4 बकेट्स को बैलेंस कर सकता है, वो हमारा मतलब उसको हम कहेंगे एक सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पे। सुख में हमने सिर्फ लाइकिंग को डिफाइन करा, दुख में हमने डिसलाइक को करा, धर्म में हमने बोला राइटफुल एक्शनेबल,
और अधर्म में बोला हमने राइटफुल, अनएक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल। राइट आपकी है, किसी और की नहीं है। आप किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, मुझे ये करना है, पर राइट तो आप ही की होगी ना। वो राइट और रॉन्ग नहीं है इसमें कहीं भी। मैं मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को टॉफी खाने से सुख मिलता है। एक बार मेरे दांत में कीड़ा लग गया तो मुझे दुख भी मिल गया टॉफी खाने से। तो मैंने देखा कि मुझे मेडिसिन दी गई जो कि बहुत कड़वी थी, तो मैंने वो कड़वी मेडिसिन खाई, और मैंने कड़वी मेडिसिन के साथ टॉफी भी खाई। तो मैं मेरे आस्पेक्ट को मेरे ही तरीके से वो देख रहा हूं। आज जितने भी लोगों को डायबिटीज के तौर पर है, जैसे ही उनकी इंसुलिन कंट्रोल होती है, वो पहली चीजें करते हैं, एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा हो जाए, अभी तो शुगर चली रही है। तो वो अपने एक्शंस को इस बात पे फिल्टर ही नहीं कर पा रहे कि मेरे को इस चीज से परेशानी हो रही है। एंड लार्जर एरियाज में मैं इन 4 बकेट्स को ढंग से ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाता, बट ये बेस है। गीता कहीं भी जो है आपको आपकी राइट से डेविएट नहीं करती है। वो ये नहीं कहती कि मैं भगवान हूं, यू हैव टू वर्क लाइक अ रिमोट कंट्रोल। वो कहते हैं भाई मैंने आपको बुद्धि दे दी, अब क्या करना है और क्या नहीं करना ये तुम्हारे को राइटफुल एक्शनेबल और राइटफुल नॉन एक्शनेबल के तौर पे जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सेंस है इसकी, अगर मैं इसके एक मीनिंग की बात करूं, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि मैंने किसी व्यक्ति के कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हुए देखा और मुझे पता चला कि उसकी आत्मा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। इसका मतलब वो एक यूनिक फीचर है। इसका मतलब ये हुआ जितनी स्ट्रांग आत्मा कंस की थी, उससे कंपैरेटिव स्ट्रांग आत्मा कृष्ण की थी। ये प्रॉपर्टी है। हर व्यक्ति जब कोई चीज बोलता है, उससे उसके आत्मिक शक्ति का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, रावण ने बोला मैं विष्णु द्रोही हूं, ये विष्णु मेरा शत्रु है। उसने किसी छोटे आदमी को अपना शत्रु नहीं माना। उसके सामने मानव और वानर आए, अरे ये तो कीड़े मकोड़े, इनको क्या गिनती में गिनना, इनके लिए कोई ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेता है क्या, छोड़ो छोड़ो, बेकार बेकार बेकार। ऐसे करके उसने रिजेक्ट कर दिया उस आइडिया को। उसने कहा मैं विष्णु द्रोही हूं, जो कोई भी विष्णु का ध्यान करेगा मैं उसको मारूंगा। उसने सारे साधुओं को, ऋषि मुनियों को जंगल में जा जाकर उसके गण जो है मार देते थे। उसने क्या करा, विष्णु द्रोह करा। और रावण की जाति क्या थी, ब्राह्मण। तो जब अगस्त्य मुनि राम को मिले तो उन्होंने कहा कि राम आप यहाँ पर रामेश्वरम की स्थापना करो, ताकि पहली बात तो शैव और वैष्णवों की मैत्री हो जाए। दूसरी बात, आप ये अगस्त्य हृदय स्तोत्र को पाठ करो, यहाँ पे वो अगस्त्य हृदय कह रहा हूँ, सॉरी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, ताकि आपके पास जो है वो ब्रह्म तेज जागृत हो, सो दैट कि आप रावण ब्राह्मण है उसको आप मार सको। तो जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आप उसको मार भी नहीं पाओगे। इस कारण से उस आदित्य हृदय स्तोत्र की शक्ति की वजह से जो है राम रावण का वध कर पाए। बट नॉर्म क्या था, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ताड़का वध हुआ, तो जब ताड़का वध हुआ तो राम ने ताड़का के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाने से मना कर दिया। वहां पर विश्वामित्र ने कहा इस ताड़का के स्त्रियोचित कोई गुण नहीं है, इसका वध किया जा सकता है। तो राम की दृष्टि में धर्म और अधर्म की परिभाषा फर्क थी। विश्वामित्र ने उस परिभाषा को करेक्ट करा और उसको एक्शनेबल बनाया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? ब्राह्मण का वध किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता, पर ब्राह्मण का वध हुआ। स्त्री को किसी भी स्थिति में हाथ नहीं उठा जाता, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल था। क्षत्रिय कुल के अंदर ये चीज नहीं करी जाती थी। दैट वाज दी
लेवल ऑफ मोरालिटी विच वॉज बीन टॉट। बट जब सूपनका आई, जब ताड़का आए, तो उनके हिस्से में सिर्फ अस्त्र शस्त्र ही आए। एक को मार दिया, हम्म एक की नाक काट दी। तो आपको हम्म, एक ऐसे डोमेन पे जाना पड़ा जहां पर कि आप अपने राइट और रॉन्ग को कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं। मैं जिस चीज को राइट मानता हूं, क्या वो वाकई राइट है? और आई हैव स्टार्टेड कैरिंग ईगो। अब इसी फ्रेमवर्क को आप लेकर चलिए महाभारत के टाइम में, तो राम का युग का पार्ट हो गया। महाभारत के युग में वही प्रोसेस में जो चेंजेस थे वो कैसे थे? महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने उसूलों को पकड़ा, लेकिन उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण अपने सामने होते हुए देखा। तो मैंने उसूल को पकड़ लिया। वेयर वी विल डिफाइन कि राइटफुल एक्शनेबल और राइटफुल नॉन एक्शनेबल। तो ये ओके जो जस्टिफिकेशन है ये बुद्धि से आता है, और इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है। तो ये चार। ओके अच्छा, इसके अलावा इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। इच्छा, इच्छा करना। जो व्यक्ति जितनी बड़ी इच्छा करता है उससे उसकी सोल की पावर पता चलती है। जो व्यक्ति जिससे द्वेष करता है उससे उसके द्वेष करने का लेवल पता चलता है। पिक्चरों में दिखाते हैं साधारण सा हीरो था, सडनली वो सबसे बड़े डॉन से जाकर भिड़ गया। क्यों? क्योंकि पावर थी। बाहुबली में दिखाया कि साधारण सा लड़का था, वो राजशाही से ही लड़ गया। भगत सिंह ब्रिटिशर से लड़ गए। हम्म तो ये जितने भी लोग साधारण लोगों से युद्ध ना करके असाधारण को टारगेट करते हैं, उनकी आत्मिक शक्ति पता चलती है। सेम वे द्वेष, द्वेष में भी ऐसे ही है। जिससे द्वेष करते हैं उसके हिसाब से है। प्रयत्न, जितनी आप इच्छा करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आप उसी रेलेवेंस में प्रयत्न भी करते हैं। तो इच्छा करना और प्रयत्न करना गो हैंड इन हैंड, पर दोनों चीजें फर्क है। एक बार इच्छा करी, क्रिया हुई, ज्ञान हुआ कि अच्छा इतना गैप रह गया। फिर से इच्छा करी, फिर क्रिया हुई, फिर ज्ञान कितना हो गया, उस गैप को समझ लिया। 6 प्रॉपर्टीज है ये। इसमें पीसफुल जो है वो नहीं है, वो अलग पार्ट है। सो 4 गॉट + 6 10। टाइम, टाइम की प्रॉपर्टी है। मैं काउंटिंग करता हूं, तो काउंटिंग कैसे कर पाता हूं? टाइम की डोमेन में जाऊंगा तभी तो काउंटिंग होगी ना, वरना काउंटिंग ही नहीं हो सकती। तो काउंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टाइम, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन। 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है। डायरेक्शन 2 प्रॉपर्टी, प्लस और माइनस, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। समुद्र में सूर्य उदय हो रहा है तो समुद्र में से सूर्य बाहर निकल रहा है। समुद्र में सूर्यास्त हो रहा है तो समुद्र के अंदर जा रहा है। तो डायरेक्शन जो है प्लस और माइनस होती है। मैथमेटिकली व्हेन आई से दिस, प्लस की कंटिन्यूस फॉर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस की कंटिन्यूस फॉर्म डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन की कंटिन्यूस फॉर्म एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, एक्स डिवीजन की कंटिन्यूस फॉर्म लोगैरिथम्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सपोनेंशियल के बाद कॉन्टिन्यूम लगाते हैं तो इंटीग्रेशन बन जाता है। इंटीग्रेशन का ऑपोजिट डिफरेंशिएशन होता है। ये मेरे 8 स्टेप्स हैं जो मुझे सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व होते हैं। इसको मैं योग बोलता हूं कि जब मुझे प्लस से लेकर इंटीग्रेशन की जर्नी समझ में आती है, देयर आई अंडरस्टैंड व्हाट योग इज ऑल अबाउट। और इसमें भी 8 स्टेप है, और योग के अंदर भी 8 स्टेप्स की बात करी जाती है। एनीवेज, ये मैथमेटिकल पार्ट हो गया, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी उसी डोमेन में चला जाएगा। बट व्हाट आई रियलाइज, जब मैं ये सारा कुछ पढ़ रहा था और अपना मॉडलिंग कर रहा था, मैं पैरेलली हर टर्म का संस्कृत मीनिंग जरूर देखता था। संस्कृत में एक हम्म टर्म थी संहिता। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, हम्म संहिता थी। संहिता का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? संहिता, हाँ, नॉलेज स्ट्रीम, एक नॉलेज को कंपाइल किया हुआ। तो उसका मतलब इंटीग्रेशन हो गया ना। हम्म सो संहिता का मतलब इंटीग्रेशन है। जब मैं स्मॉल पर्सपेक्टिव्स को जोड़ देता हूं, मैं और आप अभी श्रीम बोलना शुरू करें, बट अगर एक साथ 800 करोड़ लोग श्रीम बोल रहे हैं,
तो उसका इफेक्ट क्या होगा पूरी यूनिवर्स के ऊपर। सो वो जो संहिताएं थी वो बेसिकली इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के बारे में बात कर रही हैं, बट वी वर नॉट टॉट द वे इट वाज लाइक। हमें एक अलग तरीके से चीजें पढ़ाई गई, एक सिंपल फॉर्म जो बड़ी सिंपल सी थी वो उस तरीके से चीजें नहीं बताई गई। विच इज वॉट माई एस्पेक्ट इज कि जब मैं एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वो डिफरेंशिएशन का एस्पेक्ट उसी इंटीग्रेशन के पैरेलल पार्ट पर आता है। मैंने पार्टिकल टू पार्टिकल डिफरेंशिएट कर लिया, मुझे पता चला कि हर पार्टिकल के अंदर एक इंटेलिजेंस होती है। एक पीपल का या बरगद का पेड़ को मैंने जो है किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि वो पेड़ उग ही नहीं सकता, वहां पर उसे उगते हुए देखा। जब उसको वहां पर कौन लेकर गया, सो ऐसे करके मुझे हर एक पार्टिकल के अंदर एक डायरेक्शन दिखी कि इसको कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई इसको कोई एस्पेक्ट पे बीज का जर्मिनेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो देयर आई स्टार्टेड राइटिंग एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. The creator of intelligence in each particle is divine. And thus I thought of let me understand divine better. Beautiful. तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब टाइम खत्म हो गया आज का। अरे वाह, जल्दी चला आपके गया। पास टाइम है तो मैं भी थोड़ी देर कंटिन्यू कर सकता हूँ, Yeah, that's Okay. fine. इफ यू आर ओके विद इट। क्योंकि स्नेहा जी ने कल मुझे बोल दिया था कि मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन जो है क्लास में सुनने का रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए। आई सेड ओके। आपने पूरा लेटर्स कंप्लीट कर दिया श्री विद्या का? कौन सा पीछे लेटर? आपका स्क्रीन सेवर में। हाँ ये पूरा आप, हो गया, तो मैंने शेयर भी कर दिया ना ग्रुप में। हाँ, ये तो मैंने आपने शेयर कर दिया। ये ब्यूटीफुल, तो वैसी एचडी इमेज बनाई है मैंने, बहुत अच्छा है। 2 MB की है शायद ये। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, एकदम वाइब्रेंट एनर्जेटिक लग रहा है। That's what मैं कह रहा हूँ आप लोग भी, सब लोग अपने अपने स्क्रीन सेवर लगा लीजिए। हाँ, जरूर से। तो मे- अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, एंड आई कॉल दिस एंटायर एक्टिविटी एज इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। इसको ब्रेक करना होता है, इस बैरियर को। मैं ये यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ये 3 ऑब्जेक्ट्स के जो अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग्स है, इनके जो 3 ऑब्जेक्ट्स और मीनिंग जो है वो आप इनको देखेंगे, फिर हम उसके तौर पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीजें हमें पता चल रही हैं इन 3 इमेजेस से? पहला इमेज से, इस वाली इमेज से क्या पता चल रहा है? description of ourselves. क्या है वो डिस्क्रिप्शन? सहस्रार हमारा एनर्जी बॉडी। ठीक है, ये ऐसी होती है। अगर आप इसको पहले दिन से ऐसा एज्यूम कर लेंगे और फिर आप वही चीज देखने की कोशिश करेंगे तो वही दिखेगा ना जो आपके उसको बताया गया है। मेरे को भी यही बताया गया था, मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व होता है। मैंने वो बैरियर ब्रेक करा और सब कुछ बाहर निकल के आना शुरू हो गया। somebody created barriers within us, and that's why I call it impregnated with thoughts. अर्जुन को कृष्ण ने बोला, मैं तेरे को अपना वो स्वरूप दिखाता हूं जो आज तक किसी जब तप हवन वगैरह से नहीं देखा गया, ना ही कभी देखा जा सकता। बट तू उसके ऊपर उस रूप को देख, उसको महाकाल स्वरूप कहते हैं। तो जब ये वाली चीज सामने आई, तब सबसे पहला पार्ट जो हुआ, उसने जैसे ही अर्जुन ने वो पूरा स्वरूप देखा, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई। फिर उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे वही स्वरूप दिखाओ जिसमें आप 4 भुजाधारी हो, पीले कपड़े पहने हो, हाथ में शंख और वो है। दिस इज वॉट आई कॉल इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। भगवान आपके सामने है, सब कुछ प्रकट में है, और आप उसको उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करते।
You give the connection between physical and spiritual, दोनों का तो हमारे को हमें अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड विच और इज नॉट डिफिकल्ट। बीच में कलश है, कलश में भी वही भगवान। मैं कह रहा हूं नहीं, हमारे को, एक सेकंड वो भाजी, हाँ हाँ, हमारे को, सॉरी मैं ये कह रहा हूं हमारे को जी। जितनी भी चीजें दी गई हैं वो पैटर्न्स के तौर पर, उनके बैरियर्स हमारे अंदर क्रिएट हो गए। वी आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन। हमें चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मैं उस डिवाइन से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि अगर आपको हीलिंग पता है तो हर चीज में अगर आप स्पिरिचुअल कॉर्ड का बढ़ना और घटना देख रहे हैं, मेक अ क्वेश्चन एट एवरी स्टेज। बिकॉज इफ यू वोंट क्वेश्चन, आप उस व्यक्ति के एफर्ट को खत्म कर देंगे जिसने क्वेश्चनिंग एबिलिटी के आधार पर ये पूरा साइंटिफिक मॉडल क्रिएट करा। मैं कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में मैं स को श कर रहा हूं, इतना तो मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा कि ये हया वरला श लक्षा ऐसे होता है, इस वजह से वो अल्फाबेट में गड़बड़ हुई है, पर मेरे मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं। बट मैं कहीं भी नया स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमें चीज पता चलती है। फॉलो तब कर पाएंगे जब हम उसको क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, उसको एड एज इट इज एक रिचुअल बनाते जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम हो रहा है। हम रिचुअल के तौर पे, और रिचुअल को एक ही एंगल से देखना है, वो एंगल है आत्मा का एंगल। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? मेक इट अ रिचुअल फॉर द आत्मा, वो अपने अंतर आत्मा के की लिए। हेल्थ सिस्टम के लिए बना है। आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। मैं जब अपने पूरे आत्मा रिलेटेड प्रोसेस के ऊपर काम करता रहा फॉर इयर्स टुगेदर, मैं उसको, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कोई सब्जेक्ट सोचूं और वो किसी सब्जेक्ट का पार्ट ही ना हो। मैं कभी भी ओपन वाली थिंकिंग नहीं करता, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है। तो कैसे हो सकता है कि ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही ना करता हो। पता चला देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, एंड ऑल दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आयुर्वेद। तो पूरी दुनिया में जो भी सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन था वो आयुर्वेद से शुरू हुआ था। आयुर्वेद जो है वो दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय चिकित्सा से शुरू हुआ था, और वो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में दैव जो है वो टर्म आत्मा के लिए यूज करा गया है, एंड विच आंसर्ड मी एवरीथिंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। एक युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा होती है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन पे बात होती है। मुझे कब किस स्थिति में किसको कितनी दवाई देनी है। पहले वाले पार्ट में दवाई है क्या, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में जहां सत्वावजय चिकित्सा है, वहां पर जो पहली चीज एड्रेस हो रही है वो ये है, कौन सा मेरा थॉट मुझे बीमार बना रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना। So if I won't identify what is the thought which is making me diseased, I won't be able to identify the medicine. And how much, what quantity, quality, for how much duration मुझे वो दवाई लेनी है, मुझे ये भी नहीं पता होगा। तब मैंने सबसे पहले जो टर्म समझी उसको कहते थे हम पुरस्चरण। पुरस्चरण। तो जब मैंने पुरस्चरण टर्म पढ़ी तो विच वॉज अ क्वांटिटी ऑफ टाइम।
बीज मंत्र को 3000 बार रोज लिखना है 43 डेज तक, तो एक पुरुष चरण होगा। एक आदमी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम 9 पुरुष चरण कर सकता है, क्योंकि मंत्र बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे बड़े मंत्र जो है वो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र है, एक मंत्र है सहस्त्राक्षरी मंत्र जिसमें 1000 वर्ड्स का एक मंत्र है। तो ऐसे करके वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। सो देयर आई रियलाइज्ड 9 पुरुष चरण करने से हम सारे बैरियर्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो पूरा, अब मैं बोल दूं कि शालिनी जी आप ना 24 लाख का जप करना है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का, और 24 लाख जप जब आप कर लेंगे ऐसे आपके 9 पुरुष चरण करने हैं। तो जब वो 9 पुरुष चरण करेंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को रखा कि 9 पुरुष चरण से ये पूरा पार्ट हो जाएगा, आप कहोगे जी मेरी उम्र ही इतनी नहीं है कि मैं ये इतने लंबे समय तक ये पुरुष चरण कर पाऊं। देयर हैज टू बी अ सिंपल मैनर। तब मैंने जब बीज मंत्र को पढ़ा तो मुझे पता चला बीज के अंदर वृक्ष है, वृक्ष के अंदर बीज है। मैंने कहा हाँ दिस मेक सेंस, पूरा मंत्र नहीं करना, सिर्फ बीज मंत्र को धारण करना है। जब मैंने बीज मंत्र की क्वांटिटी करी, इट रिड्यूस द टाइम टू 1/10 ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा मैं सिर्फ बीज का ही ध्यान करता हूँ और बीज से इस पार्ट को करता हूँ, एटलीस्ट मैं उस कॉन्शियसनेस को तो अटेन कर लूंगा। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बोला कोई भी डिजीज पैटर्न है अगर उसे रिवर्स करना है आपको 3000 बार रोज बीज मंत्र को लिखना है फॉर 1 ईयर, आपके 9 पुरुष चरण हो जाते हैं। आप मुझे सिर्फ अपना 1 साल दीजिए, आपने मुझे अगर मेरे तरीके से मुझे 1 साल दे दिया, मैं आपके हर पैटर्न को ब्रेक कर सकता हूं। एंड पूरी लाइफ में, अब किसी व्यक्ति को सोचे कि कोई व्यक्ति जो है आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको इधर से उधर जाना है, तो इधर से उधर जाने के बीच में एक अटेम्प्ट उसने करने के लिए बचाए, तो वो एक अटेम्प्ट में वो मेरे वाले प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। बट मैं एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम लाउड एंड क्लियर फ्रॉम इनसाइड। आई एम नॉट सॉल्विंग एनीबडीज प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम आर बीइंग सॉल्व्ड बाय द सोल हर सेल्फ इटसेल्फ। मैं सिर्फ उसको उसकी सोल से कनेक्ट कर रहा हूं सो दैट जो अंदर का गाइडेंस जो है वो उसको पता चले। मैं आपके बारे में कितना जानता हूं, जब मैं अपने ही बारे में कुछ खास नहीं जानता तो मैं आपके बारे में कितना जानूंगा, उसके बेसिस पे मैं अपना जजमेंट भी दे दूं। तो मैंने स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स क्रिएट करने शुरू करे विच विल हेल्प यू टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे मेरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। I want you to participate with your active soul so that you can validate at each step what is right and wrong. जहां पर आपको बिल्कुल किसी भी तरह से राइट और रॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के तौर पे नहीं समझ में आ रहा, वहां पर आपको गैम्बल करना पड़ेगा। वहां पर आपको जो है कोई ना कोई बेसिस लेना पड़ेगा कि अच्छा चलो यहाँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो इसके दिमाग से काम कर लेते हैं। उतना तक तो ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी और जैसे मैं मस्ट बोल रहा हूँ क्वेश्चन। वैसे करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ही आएगा इससे में। और ये चीज मैंने मेरे गुरुजी के साथ करी, मतलब मेरे गुरुजी ने कोई काम अपने आश्रम में करते, मैं मेरठ में घर पे आके वो चीज करना शुरू कर देता। मैंने बोला जी आपने कहा था इसमें तो लॉस हो गया। बोले मैंने कब कहा तुझे ये करने के लिए, मैं कहा आप अपने आश्रम में तो कर ही रहे थे। बोले आश्रम की डोमेन डिफरेंट है, तेरी डोमेन डिफरेंट है, मैं साधु हूं तू गृहस्थ है, तू मेरे तरह से कैसे काम कर लेगा। एंड आई रियलाइज्ड मैं तो ब्लाइंडली चल रहा हूं। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ मैं ब्लाइंडली चल रहा हूं, मैंने हर चीज पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तब मुझे पहली बार पता चला कि हमारे देश में जो भी प्रक्रिया है, जैसे ओम है, ओम साधुओं को सूट कर रहा है, गृहस्थ को सूट नहीं कर रहा। जितने भी लोग मैंने देखे जिनका ओम चैंटिंग था वो अरबपति से करोड़पति हो गए। तो मेरे को मंत्र का एक अलग एस्पेक्ट समझ में आया जो कि मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा था। तो अगर आप इस प्रोसेस में इफ यू आर सीरियसली इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स यू वोंट बी एबल टू ब्रेक योर पैटर्न्स। और ब्रेक योर पैटर्न्स का मतलब
अर्जुन जो है उसने सरेंडर करने के हिसाब से सोचा, जो योद्धाओं का भी योद्धा था, जो साक्षात शिव से युद्ध कर चुका था, उस योद्धा को अपने पैटर्न ब्रेक करने के लिए कृष्ण को साक्षात प्रकट होना पड़ा महाकाल स्वरूप में। हम्म। तो आपके पैटर्न जो है वो डिवाइन ग्रेस से ही ब्रेक हो सकते हैं, नॉट अदर देन दैट। बट डिवाइन ग्रेस तब आएगा जब आप स्टेप्स में इंटेलिजेंटली क्वेश्चन करेंगे। अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मतलब आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गुरुजी ने कभी भी एक भी चीज ब्लाइंडली फॉलो करने को नहीं बोली, और वो हर चीज के लिए इतने कॉन्शियस रहते थे। जैसे वो हमारे घर में आते थे तो हम उनका वो चरणामृत लेते थे, पहले उनके पैर धोते थे और फिर चरणामृत लेते थे। मैंने मतलब उस 100 साल के व्यक्ति को कभी मैंने नहीं देखा कि उनके पैर बाल बराबर भी गंदे हो। और मेरे पास अगर कोई फोटो होगा तो मैं दिखाऊंगा 100 साल के व्यक्ति के पैर कितने साफ हो सकते हैं। आप एक जस्ट बॉर्न बेबी से उसे कंपेयर कर सकते हैं। वाह। और उनका अप्रोच था कि अगर मेरे पैर कोई चरणामृत ले रहा है तो मेरे पैर किसी भी स्थिति में गंदे नहीं होने चाहिए। तो ये एक्शन और रिएक्शन जो है ये क्वेश्चनिंग एबिलिटी से जनरेट होता है। वो अपने आप को इसलिए साफ रखते थे क्योंकि वो रोल मॉडल थे। हर वो चीज जो वो दूसरे को प्रिस्क्राइब करते थे, जब तक वो खुद नहीं वो चीज को 100 बार टेस्ट कर लेते तब तक वो किसी को प्रिस्क्राइब भी नहीं करते थे। तो उन्होंने जब वो चीज करी तो मेरे लाइफ में ये वाला पार्ट आया कि मैं पहले 5-10 हजार बार बीज मंत्र को खुद लिख के देखता हूँ, फिर आरती से स्कैन कराता हूँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। आई डोंट डू एनी अदर थिंग। सो दस आई रियलाइज कि ये पूरा सिस्टम जो है इसको सिर्फ मैं क्वेश्चनिंग एबिलिटी से ही ब्रेक कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं किसी और तरीके से इसको ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर आपको कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? वो नाड़ी, द umbilical cord. अम्बिलिकल कॉर्ड। अब मेल में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है? Female होती तो umbilical cord is connected with the female, be it a male or a female child, is connected with the mother's umbilical cord. तो हमारे यहाँ किसी ने अम्बिलिकल कॉर्ड जैसी बेसिक चीज को क्वेश्चन ही नहीं करा। हाउ इज दिस इमेज पॉसिबल? इसका कोई और मीनिंग है? जैसा ये दिख रहा है वो वाला वो इमेज और वो प्रोसेस वैसा नहीं है। ऊपर वाला इमेज ललिता जी का है। ललिता देवी के लिए उन्होंने जो है वो एक तखत के 4 पाए बना दिए, उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव और पता नहीं क्या है, उसको 4 पाए बनाकर डाल दिया। एक दूसरे शिव हैं, उनकी एक नई डेफिनेशन है शिव की, और उस डेफिनेशन से उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड है और उससे ललिता देवी प्रकट हो रही है। ये मैं कौन से सिस्टम में कनेक्ट हो रहा हूँ? इट कुड बी सिंबॉलिक, बट अगर मैं इसको ब्लाइंडली पकड़ूंगा, एज इट इज पकड़ूंगा, और वो मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड तो विष्णु जी के पास में है और वो लक्ष्मी जी जो है वो सिर्फ उनके पैर दबाने के लिए ही है। हु हैज क्रिएटेड दिस नॉनसेंस इनटू आवर सिस्टम? एंड द मीनिंगफुल पार्ट इज सीरियसली डिस्टॉर्टेड। जब मैं अपने एस्पेक्ट को, उस इंट्यूटिव एबिलिटी को, उस एस्पेक्ट को देख ही नहीं रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये चीज है? दुर्गा सप्तशती ने बोला कि जी ये जो विष्णु है ये एकार्णव में सो रहे हैं, तो उनका काम कौन कर रहा है? तो विष्णु जी सो रहे थे, यूनिवर्स की क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, बैलेंस, वो सब कुछ चल रहा था, और विष्णु जी सो रहे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। तो विष्णु जी सोकर उठे तो उन्होंने पूछा कि अरे वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं यूनिवर्स का मैनेजर हूँ, पूरा मैनेज करता हूँ यूनिवर्स को। शी सेड हाँ वो तो मैंने सोते आपके सो रहे थे तो आपके पैर दबाते दबाते मैनेज कर दिया। तो शक्ति की परिभाषा ये थी, किसी ने उसको दासी बना दिया। आई कैन डू एनी अमाउंट ऑफ इनफाइनाइट एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू आई गेट माई स्पाउस सपोर्ट। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं इस वजह से कर पा रहा हूं बिकॉज आरती का सपोर्ट है। अगर उतना सपोर्ट ही नहीं होता और वो कह रही थी ये फालतू के काम मेरे घर में करने की जरूरत नहीं है,
तो मैं कहाँ किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने कमंडल और जप लेके बैठा होता? नो, आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू इट. आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज माई स्पाउस सपोर्टेड इट. 100%. तो ये हर एक के साथ है, हर एक की लाइफ के तौर पर है. सो डिवाइन उसकी एक्सेप्शन नहीं है. तो हमारे यहाँ जो जो भी नॉलेज है उस पार्ट के प्रोसेस को किसी ने करप्ट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया. अब मैं एक आपके सामने 4 सिचुएशन ला रहा हूं. इन 4 सिचुएशंस में आपको क्या दिख रहा है? एंड यू हैव टू चूज विद द 6 ऑप्शंस रिटन. Shiv Shakti as creator. शिव शक्ति एज क्रिएटर. ओके. तो अगर आप कह रही हैं कि शिव शक्ति एज क्रिएटर, तो ये वाली इमेज बैठती है. यहां पर तो को एग्जिस्टेंस है. हम्म यहाँ पर अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है. सो एट ईच प्लेस देर इज अ डिफरेंट स्टोरी लाइन. हम्म अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, और उस सिचुएशन में हम फिलोसफिकली पॉइंट्स को वो करेंगे, वो करेंगे. गणेश की परिभाषा क्या है? क्रिएटर, प्रथमेश्वर। फिर से देखिए, गणेश की परिभाषा पूछ रहा हूं मैं. गणेश की परिभाषा परिभाषा। मतलब जिसने गणेश को क्रिएट करा होगा वही बताएगा ना. हम्म तो गणेश जो है उसकी परिभाषा क्या है? गणों के पति। गणेश की परिभाषा है स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष संयोग के. हम्म गणेश जी के पिताजी नहीं थे. Hmm. हम्म गणेश जी की सिर्फ माता जी थी. तो स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के, वह गणेश है. अगर मैं इसको परिभाषा मानूं तो शिव जी के भी मदर है, फादर नहीं है. विष्णु जी के भी मदर है, फादर नहीं है. ब्रह्मा जी की भी मदर है, फादर नहीं है. शिव गणेश है, विष्णु गणेश है, ब्रह्मा गणेश है. तीनों गणेश है. तो हमारा जो एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है दैट्स डिफरेंट. और जब मैं उस एस्पेक्ट से देखता हूं तो मुझे गणेश यूनिवर्स की फॉर्म में पता चलता है कि पूरे प्रोसेस में लक्ष्मी जी ने एक ही बार में, ओ सॉरी, पार्वती जी ने एक ही बार में गणेश को क्रिएट कर दिया. और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर शिव ने मेरा स्पर्श किया है तो उस स्पर्श की स्मृति से मैं मैं रचना कर सकती हूँ. wow. Hmm. तो यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स के अंदर उसको आप एक ही डोमेन पे टच करते हैं, वो टच है शिव. Hmm. यूनिवर्स के साथ आप जितने इंटरेक्शन करिए वो सारे इंटरेक्शंस में जो टच एंड फील है वो शिव है, बट वो स्वरूप जो है वो गणेश है. Hmm. तो हमारे जितने भी एस्पेक्ट है उनके अलग अलग मीनिंग पॉसिबल है. बट ऑन द डोमेन ऑफ सोल वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं, मतलब अगर मैं पार्वती जी को, सती जी को, एक ने अपने आप को जला लिया, एक ने अपने आप को जो है वो पैदा कर दिया, तो मैं उसमें डिवाइन कैसे ढूंढ सकता हूं? वो क्रिएटर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं जिसने मल्टीपल टाइम्स से इस यूनिवर्स की क्रिएशन करी? अगर मैं उसको लाइफ एंड डेथ के तौर पे देख रहा हूं तो वो परपिचुअल नहीं होगा ना.
विच इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, कि जब आप इस सब्जेक्ट को देखते हैं, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बैरियर्स के बियॉन्ड होने चाहिए, एंड यू शुड कंपल्सरीली क्वेश्चन एवरीथिंग। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज को ही नहीं सुन पाएंगे, और जैसे ही आप 5-6 बार क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, आपकी अंदर की आवाज आपको क्वेश्चन पे सपोर्ट करेगी, ये क्वेश्चन पे रिजेक्ट करेगी। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाता हूँ, हर चीज पे क्वेश्चन करता हूँ, सभी अंदर से आवाज आती है फालतू का क्वेश्चन है, फिर मैं चुप हो Right. जाता हूँ। इनर डायलॉग को ट्रिगर करने के लिए आपको जिन थॉट से भी यू आर इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, उस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। हमारे टेक्स्ट बुक्स में कोई चीज गलत नहीं लिखी है, बट हमें संस्कृत नहीं आती है, और वो संस्कृत जो मंत्र बनाने के टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं पता कि उसका सोर्स कोड, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। और आज की संस्कृत और उसके ट्रांसलेशन किसी ने करप्ट कर दी है। एंड मेरे सारे पर्सपेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉडी है। मैं आपके सामने अभी, मेरा वो करेक्शंस चल रहा है, कल मैंने कुछ मंत्रों के करेक्शंस भी लिखे थे, कि आप इसको स्कैन करके देखिए इसकी कितनी एनर्जी है। एक रमेश सर ने मंत्र शेयर करा था, एंड एक किसी और ने करा था। हाँ, आपने बोला था ना वो श्री यंत्र को बनाकर उसको सारे मंत्र और वो सब लिखकर शेयर करने के तौर पे। तो मैंने वो चीज करी, और वो मुझे पता चला कि अगर वो बगलामुखी का है तो मैं उसको बगलामुखी ना कह के वल्गामुखी कह रहा हूँ, तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ रही है। वल्गामुखी से मैं उसका बीज मंत्र बना रहा हूँ, उस बीज मंत्र की एनर्जी भी उस पूरे स्तोत्र के जितनी पावरफुल है। तो जब मैं एक एक स्टेप पर ये एस्पेक्ट्स डालता हूं, which means there is a phenomenal change which I can project. As a result, I realized कि हमारे यहाँ सिस्टम में कुछ ऐसा था जो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अप ऑफ द रिचुअल्स या कोई ट्रेडिशन ऐसा सेट हो गया, जिसकी वजह से मैंने मेरे सिस्टम को करप्ट होने दिया। तो करप्ट होने दिया, उसका सीधा साधा एग्जाम्पल भीष्म पितामह को देखकर मुझे समझ में आया कि मैं मेरे उसूल और रिचुअल को ही पकड़ के बैठा हूं, भले ही चाहे सामने जो है वो घर खानदान की इज्जत लुट रही हो। हमें रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, एंड दैट डजंट मीन कि मैं किसी भी भगवान को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, नहीं, उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी भी सिचुएशन नहीं बोल सकता, मेरा वो लेवल ही नहीं कि मैं कहीं भी भगवान को किसी भी स्थिति में कुछ भी अपशब्द बोलूं उनके लिए, नो। पर मैं ये कह रहा हूं किसी ने मेरे प्रोसेस से छेड़छाड़ करी है, और मैं उस छेड़छाड़ से अपने आप को बचा सकता हूं, सब्जेक्ट टू मैं उस पूरे प्रोसेस में क्वेश्चनिंग करूं। अगर मैं क्वेश्चनिंग ही नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एंड विच इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड टुडे, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग एनीवेयर, वी आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन। एम्प्लॉय, बॉस, स्टूडेंट, टीचर, रिसर्च कम्युनिटी, हस्बैंड, वाइफ, मतलब यू नेम अ प्लेस, यू कैन नॉट क्वेश्चन, यू डोंट अलाउ टू क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट हमारे डिस्कशन रूम का बहुत सख्त जरूरत है पूरे सिस्टम को। बात करना भी नहीं आता, बाप बेटे ही नहीं बात करते। मैं मेरे बेटे से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं एक खाना खाने जा रहा हूँ, वो मुझे ऐसी चीजें बोलता है। मैंने कहा हम बैठ के बात कैसे करेंगे? तो देर आई रियलाइज कि मैंने एस्पिरेशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया। तुझे बीटेक करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, उतनी सारी चीजें करने की बजाय अगर तू थोड़ी देर प्यार से मेरे साथ गले में हाथ डाल के बैठेगा, आई एंजॉय मोर। मैंने वो एंजॉयमेंट को भी मेटेरियलिस्टिक कर दिया, उसको भी शरीर ड्रिवन कर दिया। तो मैं अपने आप को सिंपल नहीं रख पा रहा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने आप पर ही मतलब वो एक तरीके से क्या कहते हैं, वो अपने आप पर ही वो करना पड़ेगा, सेल्फ चेक। मैंने मेरे बेटे को पहले दिन से 99% का टारगेट दे रखा था, तो मुझे उसके 89% समझ में ही नहीं आते थे।
व्हाट रबीश, ये कोई स्कोर होते हैं, तुम्हारा सत्यानाश, तुमने पूरा एक चीज को तमीज से नहीं करते, ऑल दैट। जो कुछ भी मुझे पता था मैं उसके साथ लड़ ही रहा था। हम्म, तो जो मेरी डॉटर है वो तो तुरंत ही डिफेंड कर देती है, उसको मैं चुपचाप, वो मुझे उल्टा बोल भी देती है तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। आई कैन नॉट अलाउ माई सन टू, वो मुझे कुछ भी उल्टा बोले। बट मुझे अगर उल्टा सुनने के लिए मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊं, क्योंकि हाँ, मैं सेल्फ करेक्शन मोड में हूं, तो वो लोग मुझसे बात करेंगे। हाँ, तो जब अप्रोचेबल। कभी कोई चीज होती है उसमें वो डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट डायलॉग इज मिसिंग। मैं एक बिल्डर को मैंने बोला कि यार एक काम करो, एक ओल्ड एज होम बनाओ और उसको इस तरह से डिजाइन करो कि उसमें लोग बात कर सके। तो बोला हम्म, कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा तो ठीक है, तुम मेरे वाले सिस्टम पे आ जाओ, हम एक वो करते हैं, ऑनलाइन एक स्कूल बनाते हैं। जैसे ये उस समय जूम वगैरह के तौर पे आया था, हम एक ऑनलाइन स्कूल बनाते हैं, ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं इनको उन बच्चों को पढ़ाना है। बोला हाँ ये डुएबल है। उन लोगों से बात करनी शुरू करी कि आपका इंग्लिश अच्छा है, ये गरीब बच्चे हैं, इनको इंग्लिश पढ़ा दो। आप जब प्रोनाउंसिएशन उनको बताओगे तो वो पढ़ाया जा सकता होगा। ऐसे करके छोटे छोटे चेंजेस हो, उन लोगों को एक विंडो चाहिए थी केवल बात करने की। क्यों? क्योंकि ये टिपिकली जो आईआईटी आईआईएम वाली कम्युनिटी जो थी, इनको पढ़ाई के लिए बचपन से इतना प्रेशर दिया कि उनकी फैमिली हाथ से छूट गई। आज सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप इश्यूज है वो आईआईटी आईआईएम टाइप की कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा हो गए, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग माने गए। तो मेरे को मेरे ही पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, मेरे को मेरे ही देखने के तरीके को ब्रेक करना पड़ेगा। और किसी ने मेरे पर्सपेक्टिव्स को करप्ट कर दिया, किसी ने अर्धनारीश्वर के बेसिस पे एक हिजड़े को मेरे दिमाग में बिठा दिया। फिर अर्धनारीश्वर हैज नथिंग टू डू विद इम्पोर्टेंट, पर किसी ने मेरे पूरे प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअसली करप्ट कर दिया। मैं उसकी एग्जिस्टेंस को थोड़ी मना कर रहा हूं कि वो आप मेरे भगवान के अंदर भी वैसी वो चीज डाल दो, बट आई एम नॉट रेजिस्टिंग द प्रोसेस। एंड वाई एम नॉट रेजिस्टिंग? बिकॉज मेरी थॉट प्रोसेस एक संस्कृत के श्लोक के नीचे लिखे हुए ट्रांसलेशन तक बंधी हुई है। तो ठीक है, मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला कि आपको स्कैनिंग आती है तो आप अपनी स्कैनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। यू शुड बी एबल टू इवेलुएट एवरीथिंग विच आई से। अगर आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड बढ़ रही है तो आपको मेरे वाले बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। इन केस स्पिरिचुअल कॉर्ड नहीं बढ़ रही है, वो श्रिंक हो रही है, तो आपको मेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो आई थिंक ये हमारा इस पार्ट के तौर पे लास्ट स्लाइड था शायद। हाँ, अब ये हमारी सारी मेजरमेंट्स रिलेटेड पार्ट्स हैं। if we are working on stress anxiety depression, in the first place we should be aware about what is the test. So there is a psychometric test which is called DAS-42, depression anxiety stress scale. उसमें 42 क्वेश्चंस एंड 21 क्वेश्चंस दो हैं। इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल। आप DAS-42 लिखेंगे तो टेस्ट आ जाएगा। आप उन क्वेश्चंस के आंसर करिए। आंसर करने के बाद में ये जो मेरे पीछे श्री यंत्र है इसकी इमेज है, इस श्री यंत्र की इमेज को जो है वो आप इससे एनर्जी उठाकर अपने अंदर डाल लीजिए। जैसे ही आप अपने अंदर वो एनर्जी डालेंगे उसके 15 मिनट तक आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद फिर से DAS-42 दीजिएगा, आपका स्कोर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वाओ। अगर आपके पास DAS-42 नहीं है, आप ऑक्सीमीटर ले लीजिए, उसमें अपने पल्स को देख लीजिए। इफ सपोज समबडी उसकी पल्स 100 प्लस चल रही है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ इस बात के लिए फोकस करना है कि आपका पल्स में कितना रिडक्शन हुआ। तो आप उस सिचुएशन में जो है अपने आप को उससे कनेक्ट कर लीजिए कि आपकी पल्स की रीडिंग कितनी चेंज हो गई। बीपी में भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिटेल्स आती है। तो जब आप वो एनर्जी उठाकर अपने अंदर डाल रहे हैं, यू शुड बी एबल टू मेजर एवरी एस्पेक्ट। जब मैं कॉन्टिन्यूअसली डेली दिन में 2 बार 3 बार 5 बार अपने इसको मेजर कर लेता हूं, एक जनरलाइज्ड अप्रोच मेरी बन जाती है,
उसके बाद मुझे पता है कि हाँ दिस लीड्स टू रिडक्शन। अब मुझे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लिफ्ट करके अपने भीतर डालनी है फॉर 43 days 9 cycles। मेरे कौन कौन से डिजीज पैटर्न रिवर्स हो जाते हैं। सिर्फ एनर्जी उठाकर डालनी है, अपने में डालिए या किसी में भी डालिए। Hmm. कोई एक पॉइंट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन कर दीजिए, उसका बिफोर एंड आफ्टर के सिम्टम्स को रिपोर्ट कर लीजिए। हीलिंग कर रहे हैं तो कितना टाइम ड्यूरेशन में कितना फर्क है, चैंटिंग कर रहे हैं तो कितना है, बीज मंत्र को लिख रहे हैं तो कितना है, श्रीम रीम की ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कितना है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल कैन बी क्वांटिफाइड। और एप्पल ने तो एक वॉच ही बना दी थी, उसका एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट उसने क्रिएट कर दिया था जो कि सिर्फ पैटर्न्स को ही रिकॉर्ड करता था बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर आप कोई मेडिटेट कर रहे हैं या ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो एप्पल वॉच के अंदर एक ऐप का एक वो था पार्ट जिससे कि वो यही मेजरमेंट्स दे देता था। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक्स भी ऐसे आइडेंटिफाई करे कि जो सिर्फ आपको बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस बता रहे हैं। एक हम जब आईआईटी मंडी में गए थे तो वहां पर हमने स्टूडेंट्स को बताया कि ऐसे हीलिंग करनी है। इट वाज अ 28 hour प्रोग्राम। तो एक मंत्र मैंने लिख कर दे दिया उनको, सिर्फ मैंने सिखाया कि एनर्जी उठानी है और डालनी है। तो उन्होंने एनर्जी उठाई और डाली, तो मैं वो मंत्र जो था वो मैंने अच्छा वाला मंत्र लगा दिया जो इमिजिएटली स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन पे काम करता है। वो वेव जो थी वो ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैटर्न्स के ऊपर थी। तो वो ईएम वेव पैटर्न के बेसिस पे स्ट्रेस बताती थी कि उसका कोहेरेंस बताती थी। सो ऑल दैट वाज मेजरेबल। तो मेरा अगर स्ट्रेस कम हो रहा है, किस चीज से कम हो रहा है। तो जब डायरेक्टर सर मुझसे कह रहे थे कि भाई ये स्ट्रेस वाला है, तो आई सेड सर हमें ये किसी ने बताया नहीं कि हमें किस चीज से स्ट्रेस होता है। बोले मतलब। मैंने कहा आप बताइए कि आप स्ट्रेस को क्या मानते हैं। तो ई सेड कि जो रोजमर्रा की टेंशन होती है। मैंने कहा नो, अगर आप साउथ फेसिंग पूरे दिन बैठिए आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, भले ही चाहे आप दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। पूरे दिन साउथ फेसिंग बैठिए, या फिर आप पूरे टाइम मतलब रात के जो सोने का टाइम है आप वो पूरे टाइम नॉर्थ में सर करके सोइए, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ आएगा भले ही चाहे आपने कुछ नहीं करा हो। सो मैं इस यूनिवर्स के अंदर अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करूं सो दैट कि मेरे पास स्ट्रेस ना आए। उसके लिए मुझे वास्तु ज्ञान चाहिए। तो कौन सी डायरेक्शन से क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमारा एस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। अगर मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो मैं करूंगा कैसे। और जिसने साइंस नहीं पढ़ी होती है सबसे ज्यादा साइंस पे वही बात कर रहा है आजकल। मैं हीलर फ्रेटर्निटी के अंदर क्वांटम के ऊपर इतनी सारी बातें देख रहा हूं जिसको क्वांटम का क्यों नहीं पता कि वो है क्या। तो मेरा जो मतलब है वो ये है कि हम चीजों को सिस्टमैटिक और सिंपल रखें सो दैट कि हम इस मॉडल को एक्सेप्ट कर पाए। और एक्सेप्टेंस तभी होगा जब हम हर चीज को टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये मेरी फाइंडिंग्स थी जब भी मैंने किसी भी व्यक्ति को देखा कि उसकी मेंटल हेल्थ की डिस्टरबेंस है। तो मैंने देखा उस घर में या तो स्पिरिटेड एनर्जीज हैं, या फिर उस घर के नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर रखा है बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, या फिर उसकी राहु की दशांतर दशा चल रही है, या फिर उसने नॉर्थ ईस्ट में फायर प्लेस बना रखी है, या फिर उसने नॉर्थ ईस्ट के तौर पे बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट्स रख रखे हैं। क्योंकि घर का वास्तु पुरुष जो है वो नॉर्थ ईस्ट उसके हेड रीजन को कहते हैं। तो हर वो चीज जो हेड रीजन को डिस्टर्ब करती है उसमें सबसे खास मैंने देखा था सिल्वर। हमें पता नहीं था। फेंगशुई में नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन रूम बनाने का है, लेकिन वो चाइनीज प्रोसेस है। उसमें मेडिटेशन रूम का मतलब एक खाली कमरे को कहते हैं। हमारे हम्म। यहाँ जो मेडिटेशन रूम है वो पूजा घर को कहते हैं। पूजा घर में हम भगवान की मूर्ति रखते हैं, पूजा घर में हम दीपक जलाते हैं, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेंगशुई। तो ऑब्वियसली मैं जब उस प्रोसेस में मेडिटेशन रूम नॉर्थ ईस्ट में बना दूंगा तो मेरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, ठीक नहीं होगी। मैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में चांदी की मूर्तियां भगवान की लगा दूंगा, मेरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, मैं रॉन्ग चॉइसेस में जाऊंगा। एंड अबव ऑल मेरे हॉरोस्कोप में अगर राहु की दशा और अंतर्दशा चल रही होगी उसकी वजह से मुझे दिक्कत होगी।
मैं अपने वेयर हाउस या जो जंक सामान है वो नॉर्थ ईस्ट में रख दूंगा, मेरे को मेरी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगी। तो पहला पार्ट है मैं इस बात को एक्नॉलेज करूं कि मुझे दिक्कत होगी या नहीं होगी। दूसरा पार्ट है अगर वो होगी तो मुझे उसको मेजर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोग लेकर एंटीना लीजिए और एक एक चीज को खुद मेजर करिए। अगर कहीं कोई चीज रह जाती है, वील बी एबल टू हेल्प यू लर्न और एक्नॉलेज एनीथिंग। बट वो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप हाथों से भी मेजर करने की आदत डाल लेंगे तो भी वो रिजल्ट मिल जाएगा। बट यस, मतलब देयर इज अ सिस्टमैटिक स्टडी अवेलेबल। नहीं, हाथों से मेजर करना मतलब? जो चीज आपको लेकर एंटीना बताता है वही चीज आप अपने हाथों से भी गेज कर सकते हैं, वही सेंसिटिविटी आ सकती है। अच्छा। और कोई चीज में अगर डाउट है तो वो आरती आपको बता देगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वील प्लान दो सेशंस। वो बोविस मीटर नहीं था मेरे पास, बट आई सॉ द प्रिंट्स ऑन द पेपर मैंने फ्रॉम। बोवी स्केल का आपको प्रिंट शेयर तो करा, तो ग्रुप में ही शेयर करा है। मैंने उठाया यहाँ से, बट हाँ, ये करने में थोड़ा तो वो तो हम डॉक्टर आरती का सेशन रखे ही रखेंगे। वो तो एकदम से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी वहां पे, आरती के दिस फादर वाज नॉट कीपिंग वेल, तो इसलिए वो वहां पर चली गई। बट शी इज अवेलेबल ऑन फोन। आप अपना जो भी टाइम स्लॉट है जिसपे आपको कंफर्ट लगता है, यू कैन प्लान अ सेशन विद हर। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपको जितना भी लेकर एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन डिस्कस विद हर। वो तो वैसे भी उसका सेशन तो है ही। बट वो हमारी एजम्पशन थी कि स्कैनिंग और वो सारा कुछ आप सब लोगों को अच्छी तरह आता है, तो तब वो ये वाली बात है। डाउस तो करके देखती हूँ उसी बोविस मीटर पर। आई डिड द डाउजिंग करके, वो तो डाउजिंग तो आता है ना, सो आई टुक आउट माय डाउज कि करके देखिए, देखा। डाउजिंग से कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। नहीं। नहीं, डाउजिंग तो लिमिटेड है। मतलब वो आपके मन की बात भी बहुत बार हाँ करवा देता है। वो मेरे मन की जो इच्छा है वो उसके तौर पे यस आ जाता है आंसर। तो मैंने बहुत बार देखा है। एंड इवन यस लेकर नो। लेकर में देखिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है। आपने लेकर एंटीना को खोला और उसको एक बैलेंस पोजीशन में रखा। अब हाँ, जब आप अपना हाथ को मूव करते हैं और हाँ। आप जिस थॉट से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उस थॉट की जितनी रेंज है वो उस पर डिप कर जाएगा, हम्म, विच इज वॉट अ मेजरिंग स्केल। तो अगर मुझे किसी भी चीज, और उससे यस और नो के क्वेश्चंस नहीं है, उसमें हम्म, कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है उसका क्वेश्चन है, कि कहां हाँ। से कहां तक कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। सो इट इज ए काइंड ऑफ मेजरमेंट जो कि हमने इसमें ऐड करा, बिकॉज ये मेजरमेंट नहीं था पूरे प्रोसेस में। ठीक है जी। ओके। तो 10:23 हो गया। लेट्स वाइंड इट अप। ओके जी। ये मैंने ग्रुप में शेयर करे थे गर्भिणी मेडिटेशन, ये आप लोगों को करना है। ठीक ओके। है। इसमें दोनों तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। लेट सपोज आप अपने आप को अपने मदर्स वूम में इमेजिन कर लीजिए, या अपने बच्चों को अपने अंदर इमेजिन कर लीजिए। और जो भी चीजें आप उसमें करना चाहते हैं अपने साथ या उनके साथ, या जो भी ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आपको लगता है कि यू आर मिसिंग समथिंग, तो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट देयर। लेट सपोज मैं मेरे बेटे को हक करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा, फिजिकली नहीं कर पा रहा, तो मैं जो हूँ गर्भिणी मेडिटेशन करूंगा और उसमें इमेजिन करूंगा उसे हक कर रहा हूँ। तो जब वो फिजिकली आमने सामने आएगा तो मैं उसे कर लूंगा। हम्म, तो ये मतलब है मेरा कहने का। हम्म। उन लोगों का इवन देयर हेल्थ वी कैन डू हाँ हाँ, चेंजेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ क्यों, मैंने तो वो मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक पे उसको यूज करके देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, आपने बताया ना कि नो, और टेक द लाइट एंड पुट इट ऑन थिंग, तो बच्चों के ऊपर भी डाल देती हूँ। डालना भी चाहिए। मेरी तो कमांड ही इस बात के ऊपर रहती है। आप मेरे रमेश सर के, ये शुक्ला जी वाले जो भी मेडिटेशन है जो मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, उनको आप किसी को भी देखिए, उसमें बाय डिफॉल्ट अगर मेल मेंबर है तो वो स्पाउस को जरूर डाले। जब अपने और स्पाउस में एनर्जी डल जाए तो फिर उसके बाद बच्चों में जरूर डाले, फिर उसके बाद पूरी फैमिली में डाले। तो जब तक एनर्जी, और फिर मैं अपने गोत्र के ऋषि पितरों को
उसके बाद में देश और हिंदू पितरों धर्म को के हिसाब से बोलता हूँ। वो पितरों को भी डालना है? पितरों को डालना ही चाहिए। Oh, I was missing that. I'll do that. गोत्र के लिए कर रही आप थी। जब भी कभी कोई एनर्जी स्कैन करते हैं, सबसे पहले वो एनर्जी उठाइए, अपने अंदर डालिए। अपने अंदर डालने के बाद फिर आप उस एनर्जी को स्पाउस में डालिए या बच्चों में डालिए, मतलब वो सबको इनकॉर्पोरेट करके डालिए। तो जितना आप एनर्जी दूसरों को देंगे उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मैं I put it for all the planets, 5 elements, all the rishis, all the sadhus, all the gurus who are prayed doing things for 5 एलिमेंट और इनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए आपकी, आपकी nature. लिविंग एंटिटीज को एनर्जी चाहिए। Okay. So then because they are giving, so I thought more for them also. But I do for all those who are single, who are old people, who are helpless, in देखिए different ऐसा help. है ना, अगर हम अपने पूरे प्रोसेस को एक इकोसिस्टम के जैसा बनाएं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इकोसिस्टम का मतलब है हमारा एक इकोसिस्टम है विच इज ए हिंदू सिस्टम। हम Mhm. जितनी भी ग्लोबली हिंदू फैमिलीज हैं, Mm. हम उनको स्ट्रेंथन करें इन द फर्स्ट प्लेस। Mm. सारी दुनिया को स्ट्रेंथन करने से क्या फायदा होगा? Yeah. तो पहले अपने घर को ठीक करें। इसलिए अब घर भी कहां से शुरू होता है? स्पाउस के डोमेन पर आता है, स्पाउस से बच्चों के पास जाता है, बच्चों से फिर फैमिली में जाता है। तो पहले हम अपने को उस ऑर्डर में मजबूत करें जो हमारा एक्चुअल वाला पार्ट है। Mm. मैं दुनिया का भला सोचूं और मेरा घर का खराब हो रहा हो तो फिर फायदा क्या होगा? Yeah, that's true. या मैं दुनिया को डाइवोर्स पे काउंसलिंग करूं और पता चले मैं और आरती लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाए, तो फायदा क्या होगा इस बात से? Mm. तो मैंने अगर कोई मंत्र ढूंढा, उसकी एनर्जी सबसे पहले राइटफुली आरती के पास जानी चाहिए। आरती अगर हीलिंग कर रही है तो पहले वो मेरी हीलिंग कर रही है, तो ऐसे करके वो एक म्यूचुअली एनर्जी बैलेंस है। फिर मेरी और उसकी एनर्जी अच्छी हो गई, लेकिन बच्चे हमसे अलग भाग जाएंगे तो बच्चों की भी एनर्जी लेवल हमारे से वो चलना चाहिए। फिर पूरी बच्चों फैमिली में हम एबनॉर्मली ना ट्रीट हो तो सबकी एनर्जी बढ़ जाए। तो मैंने ये चीज मुकेश अंबानी की फैमिली में देखी कि वो उन्होंने अपने गांव के एक एक व्यक्ति को जो है वो किसी ना किसी काम पर लगाया। correct. तो देर आई रियलाइज कि वो जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। क्योंकि अगर वो अपने ही गांव या उसके हिसाब से वो सबसे बड़े और वो रहते तो वो बाकी सबको वो कर ही नहीं पाते। एंड दैट इज द बेसिक एंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मुकेश अंबानी। ही वॉज ऑलवेज कंसर्न अबाउट द शेयर होल्डर्स। उसने वो कमाई उनको करवाई कि वो हर समय उन्हीं का पैसा रखे रहता है। उन्हें सिर्फ ये एक कागज पकड़ा देता है कि हाँ भाई ये कागज रख लो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, ये मान लो। बट उसने हमेशा अपना वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सोच समझ के करा। Very good. तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारे को प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट में जो एग्जाम्पल्स हैं उसके हिसाब से करनी चाहिए, भले ही चाहे वो खराब हो। मतलब आई नेवर ट्रीट मुकेश अंबानी एज अ गुड एग्जाम्पल, बट कर तो रही है ना प्रैक्टिकली। बिल गेट्स ने 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे हैं। तो खाने के पैकेट 900 करोड़, ये भी 10 साल पुराने आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। सो 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे हैं, इसका मतलब वो दूसरे के बारे में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ तो सोच और कर ही रहा है ना। तो अगर मेरे गुरुजी कहते थे कि एक रोटी खिलाओगे तो 40 गुना 40 दिन में हो जाएगा, तो उसका एक पैटर्न तो मैंने बिल गेट्स पर भी देख लिया ना अप्लाई होता हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ चीजों में हम अपने जो मतलब सुपरफिशियल सिस्टम पे हीलिंग ना करें अपनी। Mhm. Okay. दैट वे। बच्चों को भी सिखा दिया ऐसा करो तुम। ठीक है, वो एक बच्चों का एक अलग से सेशन कर लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। I told them उसका भी पहले एग्जाम वगैरह हो जाए, उसके बाद में एक दिन बैठ के बात कर सकते हैं। 8:30 से 7 बजे तक। बढ़िया है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 1 ही घंटा ब्रेक। हाँ, डॉक्टर्स को तो अभी वो